हेलो एवरीवन, आई एम गौरव। आज की वीडियो हम बात करेंगे प्लेंट के बारे में। प्लेंट क्या होता है, सिविल सूट्स में प्लेंट का क्या रोल है, रिजेक्शन कब होते हैं, क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं प्लेंट के। डिटेल वीडियो होने वाली है हमारी प्लेंट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, प्लेंट जो होता है सिविल सूट्स में दायर करा जाता है। ठीक है, हमारे जो जनरली जो मैटर हम डील करते हैं सिविल और क्रिमिनल करते हैं। फैमिली मैटर्स को और रेवेन्यू को अलग करके सिविल और क्रिमिनल जनरली फॉलो होते हैं। तो क्रिमिनल मैटर में प्लेंट का यूज नहीं होता है, सिविल मैटर में ही सिर्फ प्लेंट का यूज होता है। मतलब कि ये फर्स्ट स्टेप है। हम कोर्ट में सपोज करो मेरा कोई प्रॉपर्टी मैटर है, मैं कोर्ट में जाऊंगा तो कोर्ट में क्या लेकर जाऊंगा, अपने सबसे पहले वकील के पास जाऊंगा। ठीक है, वकील के पास जाऊंगा, मैं वकील को अपनी बताऊंगा, अपनी प्रॉब्लम जो भी मेरी सूट है उसके बारे में बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या रिलीफ चाहिए, सब कुछ मैं उसको बताऊंगा डिटेल में। वो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट रेडी करेगा जिसको प्लेंट बोलते हैं। ठीक है, वाद पत्र बोलते हैं। उसमें सारे मेरा डिस्क्रिप्शन लिखेगा, जो जो मैंने बताया उसको वो लिखेगा अपने हिसाब से। ठीक है, और उसको क्या करेगा, उसको लेकर जाएगा कोर्ट में। मतलब ऐसा तो जाएगा नहीं सीधे ये गौरव है इसका मैटर है जी ये है वो, ऐसा तो नहीं जाएगा। कुछ तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा ना जज साहब के सामने, तो वो प्लेंट है। ठीक है, उस प्लेंट को वाद पत्र बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट को मतलब फर्स्ट स्टेप है फाइलिंग अ सिविल सूट बिफोर अ कोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं प्लेंट के बारे में किस किस्म बताया गया है। प्लेंट ऑर्डर 7 डील करता जाता है। ऑर्डर 7 ने प्लेंट को बता रखा है, उसके पर्टिकुलर्स के बारे में, रिजेक्शन के, रिटर्न, इन सब के बारे में ऑर्डर 7 में बताया गया है हमें प्लेंट के बारे में। प्लेंट मैंने बता दिया कि सिविल सूट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट होता है वो प्लेंट होते हैं, जिसको हिंदी में वाद पत्र बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि इससे ही इससे ही मतलब हमारी प्रोसीडिंग जो है सिविल सूट की वो स्टार्ट होती है। तो मतलब यही फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब तभी तो सूट जाएगा आगे। पहले फर्स्ट स्टेप ही आपका गलत है तो कहाँ से सूट होगा। तो ये प्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत अच्छे और ध्यान से बनाया जाता है। मतलब कि डॉक्यूमेंट जो रेडी करता है वकील बहुत सोच समझ कर करता है प्लेंट को। ठीक है, अब देखो 26 सेक्शन है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, उसमें भी बताया गया है। देखो मैं बताता हूँ डायरेक्ट में। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। मतलब जो भी सूट इंस्टीट्यूट करा जाएगा वो प्लेंट को प्रेजेंट करने से ही माना जाएगा। ठीक है, और जो भी प्लेंट है उसको उसके जो भी फैक्ट्स है ना उसको एफिडेविट से प्रूफ करा जाएगा। ये लेटर अमेंड हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 2002 में 99th अमेंडमेंट आया था, तब ये एड ऑन करा था सेकंड क्लॉज कि जो भी हर प्लेंट में जो भी फैक्ट्स हम जो भी फैक्ट्स प्रूव करे जाएंगे ना उसमें प्लेंट में, वो एफिडेविट के थ्रू ही करे जाएंगे। अब बात करते हैं ऑर्डर 7 की। ऑर्डर 7 ने प्लेंट बता रखा है, उसके पर्टिकुलर्स बता रखे हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। वो देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो प्लेंट का मैं पर्टिकुलर्स आपको और देता हूँ। सबसे पहले हम क्या, कोई डॉक्यूमेंट है हम जिसको देते हैं उसका हेडिंग लिखते हैं। तो पहले हम कोर्ट की हेडिंग लिखेंगे कि इन द नेम ऑफ, कोर्ट का नाम जिस कोर्ट में है ये लिखेंगे। फर्स्ट में नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्राउट, जहाँ हम अपना सूट जो है वो इंस्टीट्यूट करेंगे उस कोर्ट का क्या है नेम मेंशन करेंगे हम फर्स्ट में। तो ऐसे हम जहाँ भी करना चाहते हैं, हाई कोर्ट में कर रहे हैं, सब सिविल उसमें कर रहे हैं, या किसी कोर्ट में कर रहे हैं उसका नेम आएगा। जैसे कि आप इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज लिख दोगे, इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज। आप सबसे ऊपर जो प्रायर आएगा ना, सबसे पहले हेडिंग इसी की आएगी कि किस कोर्ट में हम आप पेश कर रहे हैं अपना प्लेंट को। ठीक है, सेकंड बात करते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जो पीड़ित है, मतलब कि जो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है, वादी जो बोलते हैं, जो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है उसका नेम आएगा आपको डिटेल में। ठीक है, प्रॉपर पूरा कंप्लीट नेम आएगा, एड्रेस आएगा, रेसिडेंस वो कहाँ रहता है ये आएगा। ठीक है, हाँ, फिर देन प्लेंटिफ आ गया। सबसे पहले कोर्ट का नेम आ गया, फिर प्लेंटिफ आ गया, उसका नेम, डिस्क्रिप्शन और रेसिडेंस आ गया। देन उसके बाद कौन आएगा, डिफेंडेंट आएगा। डिफेंडेंट मतलब किसके अगेंस्ट में हम कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, उसका प्रॉपर नेम आएगा, एड्रेस आएगा और कहाँ कहाँ रहता है, और उससे जैसे कम्युनिकेशन हो सके ना वो सारी भी डिटेल लिख देते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। अब देखो क्यों जरूरी है प्लेंट में। अब सपोज करो कोर्ट सम्मन भेजेगी, उसको नोटिस भेजेगी, तो कहाँ भेजेगी, एड्रेस ही प्रॉपर नहीं है आपको प्लेंट में, उसके थ्रू ही तो भेजेगी। मुझे क्लियर नहीं आ रही। तो उसके हिसाब से देखा जाए, मतलब प्लेंटिफ का नेम, एड्रेस, रेजिडेंस, फिर डिफेंडेंट का नेम, रेजिडेंस, एड्रेस। ठीक है, अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट उनमें से कोई भी माइनर है या अनसाउंड है, ठीक है, माइनर मतलब बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स और अनसाउंड माइंड का है, तो वो भी क्लॉज आप मेंशन करोगे प्लेंट में। मतलब वो मैंडेटरी आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। जो ये पर्टिकुलर से नहीं, मैंडेटरी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे अगर ऐसा है। अगर अदरवाइज मैं है ही नहीं, अनसाउंड माइंड और माइनर ने तो नहीं करोगे ना।
लेकिन है अगर वो तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा प्लेंट में, अदरवाइज आपका रिजेक्शन भी हो सकता है प्लेंट। ठीक है, आप उसके बाद लिखोगे प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट हो गया, आप माइनर का और अनसाउंड कर दोगे। देन आप उसके बाद करोगे आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, मतलब कि आपका इशू में क्या है मैटर, द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अराइज। कॉज ऑफ एक्शन क्या है और वो कब अराइज हुआ था, आपका मतलब डिस्प्यूट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कि वो तो मेंशन करोगे ना, आप वो करोगे। देन उसके बाद है द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिडिक्शन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोर्ट को ही बता रहे हैं कि आप हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं प्लेंट अपना, इस प्लेंट का जुरिडिक्शन आपके पास है, मतलब कि हमारे सूट आप ट्राई कर सकते हो। हम कोर्ट को बता रहे हैं अपने प्लेंट में कि आपके पास जुरिडिक्शन है हमारा, आप सूट इंस्टीट्यूट कर लीजिए, आप हमारे प्लेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके पास प्रॉपर जुरिडिक्शन। देखो कोर्ट के पास तो ऐसे नहीं कि आपको पूरा डिटेल में पड़ेगा, पूछेगा कि आपके पास वैल्यू है, आप वो तो सीधा आपका प्लेंट चेक करेगा, अच्छा आपके पास प्रॉपर वैल्यूड है, सब कुछ है, पूरे पर्टिकुलर्स फॉलो कर रहे हैं, मेरे मतलब आपका जो मैटर सब्जेक्ट मैटर जो है उसका मतलब मेरे पिक्यूलियर लिमिट्स में हूँ ना हूँ, तो ये सारी चेक करेगा। जो रिजेक्शन है कोर्ट के पास या नहीं है ये भी चेक करेगा, तो ये मेंशन करना पड़ेगा हमें प्लेंट में। ठीक है, देन होता है द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स। फिर उसके बाद क्या आएगा कि प्लेंटिफ जो रिलीफ चाह रहा है वो मेंशन करेगा कि क्या क्या रिलीफ चाहिए उसको, वो भी मेंशन कर। अब ये थोड़ी हम कोर्ट में जा रहे हैं, अब प्लेंट प्रेजेंट कर दिया, अब जज साहब ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि आपको रिलीफ क्या चाहिए, आपने दो बात याद रही थी, वकील के सामने तो हमने प्लेंट रेडी कर लिया, दो बात याद आई थी, दो बात बाद में याद आ रही है, चार ऐसे मतलब कंफ्यूज होगा ना पूरा। इसलिए मैं बोल रहा था कि प्लेंट जो बहुत ध्यान से बनाया जाता है उसमें आप प्रॉपर अपनी रिलीफ लिखोगे कि आप रिलीफ क्या रेमेडी चाहते हो, वो भी आप मेंशन करोगे प्लेंट में। देन उसके बाद क्या आता है वेयर द प्लेंटिफ हैज अलाउड अ सेट ऑफ और रिलिंक्विश अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम। देखो ये क्लॉज भी मेंशन कर रखा है आपको, अगर कोई प्लेंटिफ चाहता भी है कि अगर ये नहीं है, ठीक है, मैं इसको छोड़ सकता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन पे आता है कि मैं अपना कोई पोर्शन कोई पार्ट है जो रेमेडी का रिलीफ का, मैं वो छोड़ सकता हूँ। ठीक है, मुझे बस इतना दिलाओ। सपोज करो मेरे पे किसी को मुझे किसी से 6 लाख रुपए देने हैं और वो दे नहीं रहा है, मैं कहता हूँ मुझे तो रिलीफ चाहिए, रेमेडी चाहिए। अब दिख रहा है कि चलो मैं अगर 6 लाख नहीं दे रहा तो मैं इसकी ये एसेट भी ले सकता हूँ, या फिर मैं अपना 6 लाख छोड़ दूंगा, 3 लाख छोड़ दूंगा, मुझे इसकी दुकान लो। मतलब इस तरीके से वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, a statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and of court fees as far as case has made। मतलब ये स्टेटमेंट भी लिखने के आपके सब्जेक्ट मैटर क्या था और आपने कोर्ट फीस आपकी प्रॉपर है नहीं है, वो सब भी आप क्लॉज इसमें मेंशन करोगे। देन ये लास्ट तक अब देखो ओवरव्यू दे तुम्हें इस चीज़ का। हम प्लेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेंट मतलब हम प्लेंट अपने एडवोकेट के थ्रू लिखवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा उस प्लेंट में क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, सबसे पहले कोर्ट का नेम आएगा कि किस कोर्ट में दे रहे हैं हम, सबसे पहले ऊपर प्रायर जो है कोर्ट का नेम आएगा। देन आएगा आपका प्लेंटिफ, क्या आएगा प्लेंटिफ का नेम, रेसिडेंस, एड्रेस। ठीक है, उसके बाद ही सीधा आएगा डिफेंडेंट का, डिफेंडेंट नेम, डिस्क्रिप्शन उसका और रेसिडेंस, एड्रेस, वही सेम उसका आएगा प्लेंटिफ का भी। ठीक है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट होगा। फिर आएगा आपका माइनर और अनसाउंडमेंट, अगर माइनर है अनसाउंडमेंट है तो वो स्टेटमेंट भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आएगा आपका कॉज ऑफ एक्शन, कब अराउज हुआ, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, वो मेंशन करना ही पड़ेगा। फिर आएगा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं, वो आपको मेंशन करने पड़ेगा कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, फिर आप रिलीफ क्या चाहते हो कि मैं ये रिलीफ चाहता हूँ, अपनी सारी रिलीफ उसमें ध्यान से लिख दो। देखो रिलीफ मतलब बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है आपका एक्चुअली लिखना पड़ता है, मतलब कि ऐसे नहीं कि आप 2 रिलीफ लिख रहे हो फिर आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया, आप याद आते हो नहीं मुझे तो 2 रिलीफ और है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब प्रोसीडिंग को बहुत डिले कर देते हैं। फिर अमेंडमेंट के लिए बोल देगा प्लेंट में कोर्ट, ठीक है, कि आप अमेंड करो प्लेंट को, उसमें आप मेंशन करो प्लेंट में दोबारा, तो ऐसा हो सकता है, आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पूरा अपना रिलीफ सोच समझ के लिखना चाहिए उसमें। फिर आप जो भी पोर्शन को रिलिंक्विश करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, सेट असाइड करना चाहते हो, वो भी आप मेंशन कर दोगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट मैटर और जो भी कोर्ट फीस आपने प्रॉपर दी है नहीं, वो सब आप मेंशन करोगे किसमें, प्लेंट के बाद। ये हो गए पर्टिकुलर्स प्लेंट के, मैंने बता दिया प्लेंट क्या होता है। प्लेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो सिविल सूट में दायर करने से पहले, कोई भी सिविल सूट दायर करने से पहले हम प्लेंट को रेडी करते हैं, जो प्लेंट ही हमारा मतलब इनिशियल स्टेप है प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, प्रेजेंटेशन करने से ही मान लिया जाता है कि सूट आपका इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, और वो रिटर्न और रिजेक्शन तो बात की बात है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया ना तो हाँ आपका सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो गया। अब प्लेन के मैंने पर्टिकुलर्स बता दिए, क्या क्या है प्लेन के पर्टिकुलर्स। अब देन बता दो मैं इसके प्लेन के रिजेक्शन के क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से कोर्ट जो है, जज साहब जो है वो आपके प्लेन को, वाद पत्र को
हिंदी में निष्कासित बोलते हैं सर, निष्कासित, हाँ, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उनको देखते हैं। ऑर्डर 7 रूल 11 है इसका, जो डील करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, और ऑर्डर 7 रूल 10 है रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में। तो हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर 7 रूल 11। हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं, कि जो प्लेंट इंस्टीट्यूट करते हैं वो डुप्लीकेट में करना पड़ता है हमको। जो प्लेंट जो इंस्टीट्यूट करे ना वो 2 होनी चाहिए, मतलब दो कॉपी आपको कोर्ट में इंस्टीट्यूट करनी पड़ती है। अब देखो क्या क्या है। लेस डाउन दैट इज अ प्लेंट टू बी रिजेक्टेड ऑन द फॉलोइंग केसेस। किस किस केसेस में हमारा जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, उनको देखते हैं हम। फर्स्ट है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। आपने जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो मैंने बताया था प्लेंटिव डिफेंडेंट माइनर अनसाउंड के बाद जो बताया था मैंने कि आपको कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ और क्या कॉज ऑफ एक्शन है वो मेंशन करना पड़ेगा। आपने वही नहीं लिखा, तो सिंपल सी बात है, कोर्ट क्या करेगा, वो रिजेक्ट ही करेगा आपका, उसमें कर सकता है। और आपका अंडर वैल्यूड है, ठीक है, आपका जो कोर्ट है वो सूट है वो अंडर वैल्यूड है। आपने प्रॉपर वैल्यू जो भी आप चाह रहे हो, रिलीफ चाह रहे हो, अंडर वैल्यू रिलीफ है, वो रिलीफ उसमें अंडर वैल्यू है, ठीक है, प्रॉपर नहीं है। और कोर्ट जो है वो करेक्ट करने के लिए कह भी देती है, और आप जब भी करते हो तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा प्लेंट, आपका फेलियर माना जाएगा प्लेंट, ठीक है। थर्ड आएगा इनसफिशिएंटली स्टैम्प पेपर एंड द प्लेंटिव फेलियर टू करेक्ट इट। आपका जो पेपर है जिसमें प्लेंट लिखा है आपने, वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, स्टैम्प भी नहीं है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है ना, स्टैम्प भी नहीं है, और करेक्ट करने के लिए बोला था सामने, फिर भी आपने नहीं करा तो ऑब्वियसली वो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है सूट्स अपीयर टू बी बार्ड बाय लॉ। किसी अदर लॉ में या उस मतलब सिविल लॉ में अगर वो सूट को बार कर रखा है, जैसे 21A में बताया कि बार ऑन सूट अगर सेट असाइड करना चाहते हो डिग्री को, ठीक है। आप सपोज करो मैं फ्रेश सूट ला रहा हूँ डिग्री को सेट असाइड करने के लिए, ऑब्जेक्शन किसी ग्राउंड के ऑब्जेक्शन का प्लेस ऑफ स्विंग को लेकर मैं एक सेट असाइड का सूट दायर कर रहा हूँ, तो मेरे पे तो बार लग रहा है ना, प्लेंट में मैंने लिख दिया कि हाँ मेरे को तो सेट असाइड करना है डिग्री को, प्लेस ऑफ स्विंग का ऑब्जेक्शन है, तो वो कहेगा नहीं तो बार्ड बाय लॉ है 21A में, तो उसको रिजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे अगर लॉ में अगर वो बार कर रखा है आपको, ठीक है, जैसे सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट, ऐसे मतलब किसी उसमें बार कर रखा है ना आपको, तो आप नहीं कर सकते, आपका प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन आता है प्लेंट नॉट फाइल इन डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि डुप्लीकेट में फाइल करना चाहिए, आपका डुप्लीकेट में फाइल नहीं है तो भी आपका प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। देन आता है प्लेंट हैज नॉट कंपाइल्ड विद रूल 9। रूल 9 में जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है प्लेंट आपका, तो भी आपका प्लेंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो एक केस था, a plaint can be rejected on other relevant ground also where the plaint is found to be vexatious or meritless। मतलब कि बेकार दिख रहा है ये प्लेंट से कि ये तो बेकार है और ये मेरिटलेस है, मतलब कि मेरिट के आधार पे भी नहीं प्लेंट, ठीक है, और ना ही क्लियर राइट को कर रहा है, क्लियर राइट टू, आपको कोई राइट ही नहीं बन रहा है बात दायर करने का, ठीक है, साफ क्लियरली मेंशन हो रहा है उस चीज में, ठीक है। तो कोर्ट जो है प्लेंट रिजेक्ट कर लेगी, देखो आपको पर्टिकुलर सब कुछ लिख दिया आपने, ठीक है, अच्छा, लेकिन कोर्ट को देख रहा है, उसके अपीयर हो रहा है कि ये तो वैक्सेसिया है, ये तो मतलब बेकार है, मेरिटलेस है, और आपका कोई राइट नहीं बन रहा है सू करने का, क्या आप बात दायर करो, कोई राइट भी नहीं तो बेफजूल का है, तो आपका प्लेंट तब भी रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट, ठीक है। ये बताया था किसमें, मेयर HK लिमिटेड वर्सेस ओनर्स एंड पार्टीज वेसल्स MV फॉर्च्यून एक्सप्रेस AIR 2006 का सुप्रीम कोर्ट का है ये। उसमें बताया कि आपका प्लेंट ऐसे भी रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट अगर वो वैक्सेसियस और मेरिटलेस बेस पर है तो